Good morning, students. Welcome to the channel NCERT Biology Classes of 11. इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11 NCERT बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में लाइन बाय लाइन दिया जाएगा. ओके, नाउ आई विल टीच यू चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड लाइन बाय लाइन इन हिंदी. लेट्स स्टार्ट. नाउ लेट्स लर्न. This is chapter 1 the living world. How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. कहने का मतलब है कि दुनिया कितने आश्चर्यचकित से लोगों से भरी हुई है, जीव जंतुओं से भरी हुई है. The wide range of living types is amazing. बहुत सारे रेंज, बहुत सारे कह सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म मौजूद है. इसे अगर डिफाइन किया जाए तो लाइफ के फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं. लिविंग वर्ल्ड एक तरह से लाइफ के फॉर्म को डिफाइन करता है जिसमें लाइफ हो. लाइफ इज यूनिक कंप्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस दिस लीड्स टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन. डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी होती है जो सब इस लिविंग वर्ल्ड में इंक्लूडेड है, लाइफ के फॉर्म में इंक्लूडेड है. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts, or hot springs, leave us speechless. बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं क्रिएट करने के लिए. इन एक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए बहुत तरह के हैबिटेट्स है, मतलब जहां पे वो रहते हैं, जीव जंतु जहां पे रहते हैं. इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ कोल्ड माउंटेन्स. इसे कोल्ड माउंटेन्स भी, कोल्ड माउंटेन्स हुए, डेसिडस फॉरेस्ट हुए, ओशंस हुए, फ्रेश वाटर लैक्स, फ्रेश वाटर लैक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स. जो रेगिस्तानी इलाके हैं, मान लो फ्रेश वाटर लैक्स जहाँ पे स्वच्छ जल मिलता है, या फिर कह सकते हो हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग जहाँ गर्म झरने मिलते हैं. तो इस तरह का हम कह सकते हैं कि लीव अस स्पीचलेस, हम लोग को बिल्कुल स्पीचलेस बना जाता है. इसके बारे में कह सकते हैं इतनी सारी खूबियां मौजूद है, इतने सारे हैबिटेट्स मौजूद है आसपास जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं. तरह तरह के हैबिटेट्स मौजूद है. The beauty of galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and deep sense of wonder. माइग्रेटिंग जो बर्ड होते हैं वो सुटेबल कंडीशन की खोज में, मतलब वहां पे उनको टेम्परेचर सही रूप में मिले, है ना, फूड मटेरियल, मॉइस्चर, ये सब कुछ सही रूप में इनको मिले, उसकी तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये मूव कर जाते हैं. Valley of flowers, the valley of flowers attacking or the attacking shark evokes. वैली ऑफ फ्लावर की बात की जाए, है ना, ऐसी फ्लावर वाली घाटी की बात की जाए, या फिर आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता, या फिर कह सकते हो इसकी सुंदरता एव एंड ए डीप सेंस ऑफ वंडर. सुंदरता और विस्मयकारी तथा आक्रमणकारी इनकी छवि की बात की जाए तो ये सब कुछ हमें आश्चर्यचकित करते हैं. और कह सकते हो इसके लिए हमारे पास कोई वर्ड नहीं होते कि कैसे इसके बारे में कहा जाए. बहुत तरह के वंडरफुल प्लांट्स हैं, अगर मान लो तो एनिमल्स और बर्ड्स भी मौजूद हैं. द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन among members of population and among population of a community. कहीं कहीं पे इकोलॉजिकल एक दूसरे से क्या है, प्रतिद्वंदिता है, कन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे से झगड़े मौजूद है. तो कहीं कहीं पे कॉपरेशन भी मौजूद है, एक दूसरे की हेल्प भी है. मेंबर जो है एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं. मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड एमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी. कम्युनिटी कहने का मतलब है तो बहुत सारे पॉपुलेशन का ग्रुप को का कम्युनिटी कहा जाता है. तो एक तरफ से कन्फ्लिक्ट है, एक तरफ से लड़ाई झगड़े मौजूद है, तो कॉपरेट भी एक दूसरे को ये करते हैं. इस तरह से
दोनों तरह के कंडीशन अवेलेबल है। और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। कहने का मतलब है कि किस तरह के सेंस में हम लेते हैं, लाइफ को किस तरह के सेंस में लेते हैं। कहीं कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट भी शो किया जा रहा है, कहीं कहीं पे कॉपरेशन भी शो किया जा रहा है। दिस जो है दो तरह के क्वेश्चन है। फर्स्ट टेक्निकल है, जो एक्टर से आंसर को सीख कर रहा है कि what living is as opposed to the non living, and the second philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is. As scientists we shall not attempt answering the second question, we will try to reflect on what is living. इसमें दो तरह के क्वेश्चन है। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है, एक लाइफ को बता रहा है, सिक्स एंड टेक्निकल वर्ड को इंक्लूड कर रहा है कि व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, है ना। लेकिन अगर सेकंड वर्ड की हम बात करें तो फिलोसफिकल कह रहा है, हाँ, कि क्यों हम लोग यहाँ लाइफ पे, क्यों हम लोग धरती पे आए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह से ये क्वेश्चन अराइज करता है ना। तो हम कह सकते हैं व्हाट पर्पस ऑफ लाइफ इज, ये फिलोसफिकल वन वर्ड को इंक्लूड कर रहा है। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। तो हम इसको, हम साइंटिस्ट होने के रूप में, हम साइंस के आधार पे सोचते हैं, तो हम इसे ले नहीं सकते। हम इस तरह से सोच सकते हैं, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। हम लोग इस तरह से ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली लिविंग है क्या। लिविंग की अगर हम बात करें तो लिविंग है क्या, इस आधार पे हम सोच सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते, फिलोसफिकल आधार पे हम नहीं कह सकते कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, क्या करना है। हम साइंटिफिक पैटर्न के आधार पे हम सोचेंगे कि लिविंग एक्चुअली है क्या, व्हाट इज लिविंग। When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms: growth, reproduction, ability to sense environment, and the mount a suitable response to come to our mind immediately as unique features of living organisms. हम जब लिविंग वर्ड को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो कह सकते हैं कि किस कैरेक्टरिस्टिक आधार पे हम इसे डिफाइन करेंगे। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एबिलिटी टू सेंस ऑफ एनवायरमेंट, उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है वो एनवायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, एंड माउंट ए सुटेबल रेस्पॉन्स कम टू अवर माइंड, और सुटेबल रेस्पॉन्स भी करते हैं इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक तरह से इसका यूनिक फीचर माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence to this list. Let us try to understand each of these. कुछ अलग से कुछ और फीचर्स भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, खुद सेल्फ रेप्लिकेट करना, सेल्फ ऑर्गेनाइज करना, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट, एक दूसरे से क्या करना, इंटरेक्टेड हो जाना। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज हियर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर सकते हैं। किस सेंस में? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, इनका मास और इनका नंबर बढ़ेगा। ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ये दोनों मिले जुले कैरेक्टर है किसके लिए? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जब ग्रो करते हैं तो उनका मास बढ़ेगा, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेंगे जैसे जैसे वो ग्रो करते चले जाएंगे। अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो क्या होता है,
ये ग्रो करते हैं किसके द्वारा? सेल डिवीजन के द्वारा। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट्स में जो होता है ग्रोथ जो होता है, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, पूरी जिंदगी मतलब जितना उनका जीवन होता है, जब तक वो जब कहते हैं कि जब वो नेचुरली उनका जब वो बर्थ होता है उनका, बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ टू नेचुरल डेथ, है ना। बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। जन्म से लेकर जो नेचुरली वो डेथ करते हैं उसे बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो कह सकते हो प्लांट्स की भी बात करते हैं या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ग्रोथ बाय सेल्स डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली, उनके थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, उनकी जितनी लाइफ स्पैन होती है, जितने समय तक वो जीवित रहते हैं वो कंटिन्यूअसली उनके शरीर में होता रहता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये ग्रोथ जो है एक सर्टेन एज तक ही ये लिमिट रहता है। कहने का मतलब कि प्लांट जो है, जितने भी प्लांट्स हैं वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें तो ये जो ग्रो करते हैं ये एक सर्टेन एज तक ही ग्रो कर पाते हैं, सर्टेन एज तक ही इनका ग्रोथ हो पाता है, उसके बाद इनका ग्रोथ रुक जाता है। प्लांट की तरह नहीं कि कंटिन्यूअसली होते रहेंगे। However, cell division occurs in certain tissue to replace lost cells. Unicellular organisms grow by cell division. One can easily observe this in vitro cultures by simply counting the numbers of cells under the microscope. पहले हम इस लाइन को समझते हैं। सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस द लॉस्ट। सेल डिवीजन जो होते हैं कुछ टिश्यू में होते हैं और क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। मान लो कोई भी टिश्यू है, कहीं से ये टूट फूट गया तो ये रिप्लेस हो जाएगा। क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे सेल मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके न्यूली सेल का फॉर्मेशन करेंगे और फिर न्यूली सेल से न्यूली टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से कहते हैं कि रिप्लेस्ड जो लॉस्ट सेल होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। यूनिसेलुलर अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं। मान लीजिए जो भी आपने अमीबा वगैरह का नाम सुना होगा, क्या होता है इसमें? ये सेलुलर अमीबा की बात करते हैं। इसका इरेगुलर शेप होता है, कोई डेफिनेटली इसका शेप नहीं होता। ठीक है, ये मान लीजिए क्या होता है, ये बीच से कंस्ट्रक्शन होता है और फिर क्या होता है, कुछ समय बाद ये दो सेल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इससे दो सेल का फॉर्मेशन होगा, डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से कहते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ग्रो करते हैं किसके द्वारा? सेल डिवीजन के द्वारा। ये इसमें सेल डिवीजन हो रहा है। एक अमीबा की बात करते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये दो रूप में डिवाइड हो जा रहा है और फिर इससे दो अमीबा का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है,
Now, one can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cells under the microscope. हम इसे इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं विट्रो कल्चर में, मतलब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे डिवाइड करके कंटिन्यूअसली अपने क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। ये विट्रो कल्चर करने का मतलब जो शरीर से बाहर कल्चर होता है, जो शरीर से बाहर कल्चर किया जाता है, उसे बोलते हैं विट्रो कल्चर। इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया ले रहे हैं और इसमें हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसको थोड़े समय के लिए हम जब छोड़ देंगे तो देश में ग्रो करके बहुत सारे बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा। कल्चर मीडियम में जब इसे हम छोड़ दे रहे हैं, इसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हो गया है ना। तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे कि थोड़े से मात्रा में थे बैक्टीरिया और फिर धीरे धीरे क्या करें, मल्टीप्लाई करके बहुत सारे इस कल्चर मीडियम में बहुत सारे डेवलप हो गए। तो कह सकते हो कि हम जब इसे देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो देखेंगे बहुत सी मात्रा में ये क्या हो गए, डेवलप कर गए। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर हायर एनिमल और प्लांट्स की बात करें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है एक दूसरे से समझिए कि रिलेटेड होता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इज बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंक्रीज इन जो बॉडी मास होता है इसे हम कंसीडर करते हैं किस रूप में, ग्रोथ के रूप में। ओके, लेकिन अगर नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। माउंटेन्स, बॉल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। अगर हम इस बेस को लेके चलते हैं कि जो भी ग्रो करते हैं उन्हें हम लिविंग कहेंगे, तो कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, उनका भी इंक्रीज इन बॉडी मास है ना, उनका भी बॉडी मास बढ़ता है। जैसे माउंटेन हुए, बहुत सारे पत्थर हुए है ना, सैंड माउंट्स कहते हैं जो बालू का टीला होता है। धीरे धीरे क्या हुआ, रेत का टीला होता है, रेत धीरे धीरे इस पे जमा होंगे तो ये धीरे धीरे टीले, ये इसका भी मास क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। माउंटेन्स, बॉल्डर्स, बहुत सारे रॉक्स वगैरह की बात करें तो धीरे धीरे क्या होता है, ये एक्यूमुलेशन ऑफ सम सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस के एक्यूमुलेट होने की वजह से ये क्या करेंगे, ये अपने मास को इंक्रीज करते हुए दिखाएंगे। तो हम यही कहेंगे ना कि इनमें भी ग्रोथ हो रहा है। तो हम ग्रोथ को इस तरह से हम डिफाइन नहीं कर सकते, मान तो सकते हैं इस सेंस में कि लिविंग जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, लेकिन अगर हम माने जब हम नॉन लिविंग की बात करें तो उसमें भी कुछ मास इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम ग्रोथ उसे माने। However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface. कुछ एक्यूमुलेट हो गया, कुछ मटेरियल एक्यूमुलेट हो गया, जैसे रेत का टीला है ना, बॉल्ड, सैंड माउंट्स, इसकी बात कर रहे हैं, सैंड माउंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये भी धीरे धीरे कुछ मास को इंक्रीज कर लेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। तो इसके बाद क्या लगेगा कि ये भी क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, लेकिन हम एक पॉइंट पे इसे हम अलग कर सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ जो होता है वो इनसाइड होता है। ये नहीं कि कहीं से मास आकर उस पे आकर जुड़ गया तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे। इस सेंस में आप इसे अलग कर सकते हो कि ग्रोथ जो होता है इंटरनल होता है, जैसे प्लांट की बात करें, एनिमल्स की बात करें, एक तो इंटरनली रिलेटेड होते हैं। ये नहीं कि उसका हम कुछ समय बाद उस लेयर को हटा दे तो वो ग्रोथ नहीं कहलाएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह नहीं लिया जाता। नॉन लिविंग में जिस तरह से एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस हो जाता है, कुछ सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। देयरफॉर
रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को बताया है, उसी तरह से रिप्रोडक्शन भी एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? एट फर्स्ट इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सिमिलर काइंड। ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है और उसी के जैसा होता है ना। कैट के जो ऑफ स्प्रिंग होंगे कैट जैसे होंगे, डॉग के ऑफ स्प्रिंग जो होंगे वो डॉग जैसे होंगे। ओके, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस of formation of new offspring from the pre-existing organisms। रिप्रोडक्शन ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है पुराने ऑर्गेनिज्म से, या कह सकते हो पेरेंटल बॉडी से न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है। न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है। ओके, reproduction is not an essential for survival of individuals, it is required for perpetuation of the population। ये कोई बहुत ही जरूरी प्रोसेस नहीं माना जा सकता, लेकिन ये पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। नहीं तो होगा क्या कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा प्रोडक्शन ना कर पाए तो कुछ समय बाद क्या होगा, वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, नील, है ना। उस ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी बरकरार नहीं रहेगी, इसकी वजह से कुछ समय बाद वो विलुप्त हो जाएगा, वो धरती पर रहेगा ही नहीं। ठीक है, reproduction are of two types, first sexual reproduction, second asexual reproduction। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व होते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू parents are involved। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें स्पेशल सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जब ये मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवम। इनके मिलने से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसके बाद न्यूली ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जाइगोट बनेंगे और न्यूली ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह से प्रोसेस होते हैं। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह से मेल और फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है उसकी जरूरत नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन asexual reproduction single
parent, single parent is involved and individual is copy of the parent. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंट की जरूरत नहीं होती, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और इसके द्वारा ही न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है. In multicellular organisms, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those parents. इन मल्टीसेलुलर की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होता है उसके द्वारा जो प्रोजेनी होते हैं वो कुछ हद तक या काफी हद तक पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, या कह सकते हो कि काफी हद तक कुछ हद तक इनके फीचर्स एक दूसरे से मिलते हैं. इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. निर्विवाद रूप से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स आल्सो. ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड के द्वारा भी करते हैं, जैसे जिनमें होता है कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे. फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस. फंजाई जो होते हैं इनमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, दानेदार स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसे स्पोर बोलते हैं, और इसी के द्वारा मिलियंस है ना, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस, इसी के द्वारा इनमें प्रोडक्शन होता है. लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक एस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग इन प्लेनेरिया फ्लैटवर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजेनरेशन. लोअर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक एस्ट एंड हाइड्रा, इसमें बर्डिंग के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है. अगर हम बात करें प्लेनेरिया जिसे फ्लैटवर्म्स बोलते हैं, इसमें रीजेनरेशन प्रोसेस के द्वारा, जिसे ट्रू रीजेनरेशन कहा जाता है, के द्वारा क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. लाइक अब हम प्लेनेरिया की बात करें, मान लीजिए प्लेनेरिया है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गया. प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया है जिसे फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया. उसके बाद हर पार्ट से एक न्यूली पार्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा. ये पार्ट वाइज पार्ट प्लेनेरिया जो है वो तीन टुकड़े टुकड़ों में बट गया और फिर इससे न्यूली प्लेनेरिया का डेवलपमेंट हो गया. इसे ही बोलते हैं रीजेनरेशन. ये एसेक्सुअल मेथड है. फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रिफर टू दैट इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म regenerates the lost part of its body and becomes a new organism. जैसा कि अभी आप लोगों ने प्लेनेरिया में देखा है ना, फ्रेगमेंट जो उसके थे उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ. द फंजाई द फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस. फिलामेंटस जो एल्गी होता है ना, द फंजाई द फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन. इन सब में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लाई करके न्यूली बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं. when it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. रिप्रोडक्शन जो होता है, जैसे अमीबा की बात, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, अमीबा की अगर हम बात करें तो ग्रोथ और क्या होता है, रिप्रोडक्शन सेम टू सेम कह सकते हैं. मतलब वो एक बॉडी डिवाइड होके 2 बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं. हम थोड़े दिन समय पहले ही आप लोग को बताया है. मान लीजिए अमीबा है, अमीबा क्या हो रहा है, अमीबा में बीच में कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो रहा है और उसके बाद न्यूली 2 अमीबॉइड बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है. तो कह सकते हैं हाँ, इसे ग्रोथ भी कहिए और
प्रोडक्शन भी कहिए, रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इससे एक अमीबा से दो बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है। That is an increase in number of cells. We have already defined growth and equivalent to increase in cell number और mass. अभी हमने बताया कि अमीबा जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एक बॉडी से दो बॉडी के रूप में चेंज हो जाते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, है ना, कहा गया है, पहले ही आप लोग को बताया जा चुका है कि जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। सेल नंबर या मास का जो डेवलप होता है या बढ़ते हैं, इसे डिफाइन किया गया ग्रोथ के रूप में। Hence we notice that a single celled organism, we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ है, क्लियर इस बारे में नहीं हो सकते कि ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सेम प्रोसेस तो हो रहा है, चाहे वो ग्रोथ कहा जाए या रिप्रोडक्शन कहा जाए। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, mules, sterile worker bees, infertile human couples. Hence reproduction also cannot be an all inclusive defining characteristics of living organism. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। कुछ कपल ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, उन्हें इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स बोलते हैं, है ना। तो हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन और इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जरूरी नहीं कि जो भी इतना ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो रिप्रोडक्शन करेंगे ही, हाँ, रिप्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो लिविंग ही माने जाएंगे, लेकिन एक कैरेक्टर, जैसे ग्रोथ आप लोगों को एक कैरेक्टर बताया गया, उसी तरह रिप्रोडक्शन भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर होता है जिसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। ऐसा है कि नॉन लिविंग जो होते हैं ऑब्जेक्ट हो, है ना, तो ये कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, है ना, रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी इनमें नहीं होती है। इस आधार पे नॉन लिविंग और लिविंग को डिफाइन किया गया है। इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। अब तक आप लोग को रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया, ठीक है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक कहा जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक की बात की जा रही है, उसका नाम है मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स, दिस केमिकल्स स्मॉल एंड बिग, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शंस, etc. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये केमिकल से बने होते हैं। ये केमिकल स्मॉल और बिग दोनों तरह के होते हैं, वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन के होते हैं। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, और जो होते हैं धीरे धीरे बायोमोलिक्यूल्स में चेंज भी हो जाते हैं। दिस कन्वर्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इनमें क्या होता है, कन्वर्शन होता रहता है, केमिकल रिएक्शन और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड और लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं, कंटिन्यूअसली उनके बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते रहते हैं। बी दे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, चाहे वो यूनिट सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर है, वो लिविंग है तो उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो होते रहेंगे। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने भी प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, है ना। जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते रहते हैं उन्हें उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म को, यहाँ मेटाबॉलिज्म जो होते हैं, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, ये टू टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें कि दो तरह के होते हैं। पहला है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटेबॉलिज्म।
पहला एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटेबॉलिज्म। अब थोड़ा सा एनाबॉलिज्म के बारे में जानिए कि एनाबॉलिज्म है क्या। The phenomenon of constructive activities during which simple compounds are converted into complex ones by the use of energy is called anabolism. एनाबॉलिज्म को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा सिंपल कंपाउंड जो होते हैं वो कम्प्लेक्स में चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। ओके, नाउ second point, the synthesis of complex molecule in living organism form simpler ones together with the storage of energy. जो complex molecule का synthesis इसमें होता है वो simpler molecule से होता है, storage of energy के साथ होता है, इसलिए इसे constructive activities भी कहते हैं और anabolism बोलते हैं। And in other words, anabolism includes all the building up reactions to increase the mass of the organism like photosynthesis. एनाबॉलिज्म जो होता है बहुत सारे बिल्डिंग अप रिएक्शंस इसमें होते हैं मास इंक्रीज, ऑर्गेनिज्म के मास इंक्रीज करने के लिए। उसमें एक एग्जांपल्स है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस ओके। एनाबॉलिज्म इज आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन होता है, इसको कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। अब आ जाते हैं कैटेबॉलिज्म की तरफ। कैटेबॉलिज्म की तरफ अगर कैटेबॉलिज्म की हम बात करें, कैटेबॉलिज्म is the breakdown of complex molecules in living organism to form simpler ones together with the release of energy. तो कैटेबॉलिज्म जो होता है किसी भी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, है ना, क्या होता है ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उसके मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, हाँ, और एनर्जी रिलीज होता है, इसे बोलते हैं कैटेबॉलिज्म। कैटेबॉलिज्म इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। इसे डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है। इन कैटेबॉलिज्म breakdown reactions are involved. Breakdown reactions are involved. Breakdown reactions are involved. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। कैटेबॉलिज्म का कुछ एग्जांपल है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकिंग हो रहा है। यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया है कि जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं उसे बोलते हैं कैटेबॉलिज्म। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, उसी तरह से ग्लाइकोलाइसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ एडिपोज टिश्यू, the breakdown of adipose tissue, breakdown of adipose tissue to fatty acids, है ना। ब्रेकडाउन के एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड का बनना भी क्या कहलाएगा, कैटेबॉलिज्म। क्या कहलाएगा, कैटेबॉलिज्म। इसी तरह से डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एटीसी, ये सब क्या है, ये सब कैटेबॉलिज्म के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं शुरू में ही, कैटेबॉलिज्म इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है
है ना, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट रहे हैं, इसीलिए इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, और इसमें एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, now see here, no non-living object exhibits metabolism। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं इसमें कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता, है ना, जो लिविंग होंगे उसी में होंगे। लिविंग में प्रोसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, हाँ, कहीं एनाबॉलिज्म हो रहे हैं, कहीं कैटाबॉलिज्म हो रहे हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं सेल फ्री, मतलब सेल बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कुछ रिएक्शन को सेल के बाहर भी करवाया जा सकता है। परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में हो सकता है लाइट एंड लिविंग, नॉन लिविंग, टेस्ट ट्यूब में भी करवाया जा सकता है कुछ रिएक्शंस को जो नॉन लिविंग माना जाएगा और नॉन लिविंग माना जाएगा। Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reactions। है ना, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो बॉडी के बाहर भी करवाया जा सकते हैं, इसे हम लिविंग मानेंगे ना नॉन लिविंग मानेंगे। कुछ मेटाबॉलिज्म ऐसे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो क्या कह रहा है कि हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है। मेटाबॉलिज्म जो भी होता है ये फीचर माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। विट्रो में जो बाहर में हम करवा रहे हैं तो कोई लिविंग थिंग्स नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन जो माने जाएंगे ये लिविंग रिएक्शन ही इसे माना जाएगा। ठीक है, और जो बॉडी के अंदर होगा तो लिविंग रिएक्शन माने जाएंगे, बॉडी के बाहर भी हो रहा तो लिविंग रिएक्शन का भी पार्ट है। यह बात अलग है कि उसे हम लिविंग नहीं मान रहे हैं। ओके, hence cellular organization of the body is the defining features of life forms। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बॉडी का वो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरह से डिफाइनिंग फीचर्स है लाइफ का, है ना। Perhaps the most obvious and technical complicated features of all living organisms is the ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical और biological। इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स की बात करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें ऐसी एबिलिटी होती है, सेंस होते हैं कि सराउंडिंग के लिए, इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, तो जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई होते हैं, हाँ, इसे ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसी एबिलिटी होती है वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट को एक तरह से महसूस कर सके और उसे रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। हम लोग इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं हमने सेंस ऑर्गन से, जैसे आई, नोज, है ना, तो ये सब हमारे सेंस ऑर्गन है जिसके द्वारा हम इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट्स etc। प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर को, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, दूसरे ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स, ये सब को वो रिस्पॉन्ड करते हैं। उनमें भी स्टिमुलाई मौजूद होते हैं और वो भी कैसे कैसे महसूस कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या मोस्ट कम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हो। आप लोग जानते होंगे प्रोकैरियोट्स जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कम्प्लेक्स यूकैरियोट्स जो होते हैं इसमें कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भी इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। Photo period affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. All organisms handle chemical entering their bodies. All organisms therefore are aware of their surroundings। कहने का मतलब है फोटो पीरियड्स।
फोटो पीरियड्स कहने का मतलब है कि जितने देर तक प्लांट को लाइट चाहिए, है ना। तो फोटो पीरियड जो होते हैं, जितने देर तक प्लांट लाइट लेते हैं, ये भी रिप्रोडक्शन या उनके सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इफेक्टेड बनाते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, केमिकल केमिकल जो इनके बॉडी में एंटर होता है वो उसके प्रति वो जागरूक होते हैं। और ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर हिमसेल्फ, हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग्स जो है अपने प्रति बहुत ही जागरूक होते हैं और कह सकते हो कि सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात करें तो। फोटो पीरियड की अगर बात करें तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, एक छोटे समय के लिए इन्हें सनलाइट चाहिए फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए। कुछ प्लांट जो होते हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग डे प्लांट होते हैं जिन्हें सनलाइट चाहिए लेकिन लंबे समय तक के लिए, काफी समय के दिन में काफी समय तक के लिए उनको सनलाइट चाहिए ताकि वो फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स के लिए। कुछ प्लांट जो ऐसे होते हैं जो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। इन्हें सनलाइट नहीं चाहिए, कोई इसकी आवश्यकता नहीं होती है फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि फोटो पीरियड जो है वो भी रिप्रोडक्शन में सीजनल ब्रीडर्स को, प्लांट्स, एनिमल सभी को इफेक्टेड बनाते हैं। और अभी क्या आ गया है, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात की जाए, ह्यूमन बीइंग्स ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना, इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। वो अपने प्रति जागरूक ही नहीं होते बल्कि हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो खुद अपने प्रति मतलब जागरूक माने जाते हैं, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स को कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस जो है एक तरह से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कॉन्शियसनेस जो होता है एक तरह से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें कॉन्शियसनेस की कैपेसिटी तो पाई ही जाएगी। When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. जब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है ना। When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. किसी किसी कंडीशन में ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के अगर हम कंसेप्ट पे सोचे तो कभी कभी कठिन हो जाता है डिफाइन करना, है ना, कि लिविंग स्टेट आखिर है क्या। We observe patients lying in coma in hospitals virtually supported by machines which replace heart and lungs. आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो मान लीजिए कोमा में है और उन्हें हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है, लेकिन इस कंडीशन में वो किसी तरह का रिप्लाई नहीं करेंगे, वो बिल्कुल अचेतन अवस्था में होते हैं। उनके जो भी शारीरिक एक्टिविटीज होती हैं वो इंटरनल चलते रहते हैं, किसकी वजह से? सपोर्टेड बाय मशीन्स विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। जो हार्ट और लंग्स का काम होता है वो मशीन के द्वारा होता है, डॉक्टर के यहाँ मशीन के द्वारा वो होता रहता है और वो अचेतन अवस्था में होते हैं, किस तरह को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। ऐसे पेशेंट को हम ब्रेन डेड कहेंगे, मतलब वो ब्रेन से कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ भी जवाब वो दे नहीं पा रहे हैं, वो बिल्कुल अचेतन अवस्था में है। उनकी जो इंटरनल एक्टिविटीज है ना, जो भी हो रहा है वो हार्ट और लंग्स का काम जो है वो मशीन के द्वारा हो रहा है ना। द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग।
ऐसे वो पेशेंट है जो कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रख रहे हैं, है ना, वो कब नॉर्मल लाइफ की तरफ आएंगे ये भी कहना मुश्किल है। तो ऐसे पेशेंट को क्या कहेंगे, लिविंग या नॉन लिविंग? तो ऐसे पेशेंट लिविंग ही कहलाएंगे, क्योंकि उनमें इंटरनल जो एक्टिविटी होती है वो हो रही है। ये बात अलग है कि वो खुद से जब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, अचेतन अवस्था में है। In higher class, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. हायर क्लास में पढ़ोगे कि जितने भी लिविंग फिनोमेना होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरेक्टेड होते हैं, मतलब एक दूसरे के इंटरेक्शन से वो पूरे होते हैं। जैसे मान लो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज की बात करें, आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। अगर हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू का काम जो होता है, टिश्यू जो के होता है, क्या होता है, टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल, है ना। टिश्यू जो होते हैं वो बहुत सारे सेल की मदद से बने होते हैं। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। अकेले किसी एक सेल को हम टिश्यू कह सकते हैं? नहीं, इसे नहीं कह सकते। जब ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल मिलते हैं तो इसे कहेंगे टिश्यू। क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। तो जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं उसके मिलने से ही टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो टिश्यू जो काम करता है ना, टिश्यू जो काम करता है वो सेल के इंटरेक्शन की वजह से करता है। सेल एक दूसरे से इंटरेक्टेड होते हैं और इंटरेक्शन की वजह से ही टिश्यू का काम हो पाता है। टिश्यू की मदद से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऐसा आप लोग सुने होंगे, ठीक है। टिश्यू का फॉर्मेशन सेल्स के मिलने से होता है, ठीक है। बहुत तरह के सेल्स जब मिलते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कह सकते हो जितने भी है सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स। तो सेलुलर ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें तो ये मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से एक दूसरे क्या होते हैं, इंटरेक्शन की वजह से ये काम करते हैं, है ना। केवल हम मॉलिक्यूल की बात नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, मॉलिक्यूलर जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो एक दूसरे के इंटरेक्शन की वजह से वर्क करते हैं। कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल, these interactions result in emergent properties at a higher level of organization. ये हायर लेवल में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको एक तरह से उसका प्रॉपर्टीज को शो करता है, इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से तभी काम पॉसिबल हो पाता है। बिना इंटरेक्शन के काम कार्य नहीं हो सकते हैं। दिस phenomenon is true is the hierarchy of organizational complexity at all levels. ये ट्रू है, हायरार्की कहने का मतलब है कि सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन, टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसका एक दूसरे का काम में हेल्प कर रहे हैं। किसकी वजह से, एक दूसरे से इंटरेक्टेड है, ये एक दूसरे के इंटरेक्शन की वजह से ये काम हो पा रहे हैं। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving the self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं, सेल्फ रेगुलेट होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं, सिस्टम कैपेबल होते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, नाउ बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी स्टोरी है लाइफ ऑन द अर्थ। हाँ, बायोलॉजी स्टोरी, एक तरह से बायोलॉजी को कहा जा सकता है स्टोरी है किसका, लाइफ ऑन द अर्थ। जो जीवन जमीन पे है, धरती पर है, उसकी एक स्टोरी को क्रिएट करता है। दूसरे फॉर्म में बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। बायोलॉजी इवोल्यूशन का भी एक कहानी है, एक कह सकते हैं स्टोरी है। जितने मान लीजिए पहले आदि मानव थे वो उनका रहन सहन तरीका अलग था, उससे धीरे धीरे चेंजेस होते चले गए, इवोल्यूशन की प्रक्रिया होती चली गई, जिससे आज हम मानव जीवन में
जीते आ रहे हैं, तो काफी चेंजेस हुए हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। इवोल्यूशन का एक स्टोरी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले थे, अब में बहुत आदि मानव की बात करें और अब के ह्यूमन बींग्स की बात करें तो काफी चेंजेस आ चुके हैं। और लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। किसके द्वारा? जेनेटिक मटेरियल के द्वारा। किसके द्वारा लिंक्ड होते हैं? जेनेटिक मटेरियल के द्वारा। बट नो वेरिंग डिग्रीज, कोई वेरिंग डिग्रीज के साथ नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर हम प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर की बात करें तो यह ध्यान में रखना है कि आर लिंक टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। ओके ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय।